शांति, आज तबीयत बहुत खराब है। खाट से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। अरे सुनिए जी, आज आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। आप आज काम पर मत जाइए। शांति, मैं काम पर तो नहीं जाता, लेकिन तुम शर्मा जी को जानती हो, वह किसी की मजबूरी नहीं समझते। मुझे नहीं पता, मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। आप बस आज घर पर आराम करोगे। मैं जाकर शर्मा जी से कह देती हूँ कि आज आप काम पर नहीं आओगे। जरा संभल कर जाना शांति, क्योंकि शर्मा जी का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। वह किसी को कुछ भी बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। जितना तू काम करता नहीं है, उससे कई ज्यादा तो तूने नुकसान कर दिए हैं। मैं तेरे इस महीने की पूरी पगार काट लेता हूँ। 2 दिन तू भूखा रहेगा तो तेरी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अरे शांति, तू यहाँ क्या लेने आई है? तेरा मर्द कहाँ है? खेत में क्या तू काम करेगी? शर्मा जी, मैं तो बस आपसे यही कहने आई थी कि आज वह काम पर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर तेरे मर्द की तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे खेतों में तो बहुत काम पड़ा है। अगर वो नहीं आएगा तो क्या उसका बाप आकर मेरे खेतों में काम करेगा? आप तो जानते ही हो कि वह कभी छुट्टी नहीं करते, लेकिन आज सच में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुन ले शांति, तेरे पति को जाकर बोल देना, अगर वह आज काम पर नहीं आया तो कल से उसे काम पर आने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का बस यही है, जैसे ही कोई काम बोल दो तो तुम्हारे तबीयत के फालतू के बहाने शुरू हो जाते हैं। शर्मा जी, अब आप विश्वास तो कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। सच में आज वह चलने तक की हालत में नहीं है। चल अब रोना बंद कर और निकल यहाँ से। अरे शांति, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? शर्मा जी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, उन्होंने तो मुझे बिना बात के ही सुना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो आप काम पर चले जाना। अरे भीमा, तू यहाँ क्या लेने आया है? कल तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि तुझे मैंने यहाँ आने से मना किया है? शर्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल सच में मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आज मुझे थोड़ा सही लगा तो मैं काम करने आ गया। और अगर मैं आपके यहाँ खेतों में काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ खड़ा होकर गिड़गिड़ा मत और टाइम खराब मत कर। जाकर खेतों में काम कर। अरे किसने मेरे पैसे चोरी किए? ना जाने कौन आया था यहाँ। मेरे पूरे 15,000 यहाँ रखे थे। अरे भीमा, तू कब आया यहाँ? शर्मा जी, बस मैं तो 5 मिनट पहले ही यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ? क्यों हल्ला हो रहा है इतना? अरे वाह भाई, वाह, क्या तरकीब निकाली है तूने। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वाह भीमा, वाह। मैं अब सब समझ गया। तूने ही मेरे घर में चोरी करी है। बता, मेरे पैसे कहाँ रखे हैं? नहीं, नहीं शर्मा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने आपके यहाँ से कोई पैसे नहीं लिए। मैं तो बस दिन भर का काम का हिसाब देने यहाँ आया था और यहाँ आकर देखा तो हल्ला हो रहा था। अक्सर सभी चोर यही कहते हैं, मैंने चोरी नहीं करी। तू सब सच सच बता रहा है।
या तेरी चमड़ी उधरवा दूं? शर्मा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आपके घर से पैसे नहीं चुराए। मैं भला आपके यहाँ चोरी क्यों करूँगा? आपके यहाँ काम से ही मेरा घर चल पाता है। तेरे जैसे लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब चोरी पकड़ी गई तो तुम लोग अपने परिवार की झूठी कसम खाते हो। नहीं, नहीं शर्मा जी, ऐसा नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर भीमा तू अपनी भलाई चाहता है तो अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जा। और अगर कल सुबह होने पर इस गांव में तू मुझे दिखाई दिया तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। शर्मा जी, आप मेरे पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। यह तो सरासर गलत है। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। आप मेरी बात का यकीन कीजिए शर्मा जी। भीमा तू यहाँ से चला जा और मुझसे जुबान मत लड़ा। मैंने जो एक बार बोल दिया बस वही होगा। भीमा और परिवार को देखकर, कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? बताओ तुम्हें क्या काम है? सरपंच जी, मैं सुमेरपुर गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ के शर्मा जी ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे गांव से निकलवा दिया। लेकिन मैंने सच में वहाँ कोई चोरी नहीं की। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। अरे नहीं भाई, नहीं, तुम्हें कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी किसी पर ऐसे बिना किसी सबूत के इल्जाम कैसे लगा सकता है? मुझे नहीं पता सरपंच जी, लेकिन मैंने जहाँ भी काम किया, मैंने पूरा काम मेरी ईमानदारी से और मेरे लगन से किया। लेकिन फिर भी मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से धक्के मारकर निकलवा दिया। कोई बात नहीं भीमा, तुम दुखी मत हो। तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा, बस तुम्हें मेरे खेतों में काम करके अपनी और मेरे खाने के लिए अनाज उगाने होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। आपका ये ऐसा जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सरपंच की हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके खेतों में मन लगाकर मेहनत करेंगे और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। अब चलो, मैं तुम्हें रहने के लिए घर और अपना खेत दिखा देता हूँ। भीमा यही है अपने खेत, अब से तुम्हें यही काम करना है। भीमा, तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया। इसलिए आज से तुम जिस घर में रह रहे हो या घर तुम्हारा है। आज से इस घर के असली मालिक तुम हो। हे भगवान, आज तो कितना भयानक तूफान आया है। यदि इसी प्रकार बारिश होती रही तो मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब मैं क्या करूं? अनाज कहां से लाऊंगा?
घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और सारी फसलें भी नष्ट हो गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसी गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। गीता, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों में कंपनियां बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम लकड़ियां कहां से काटेंगे? फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम कब तक यूं ही लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? हमारे मोहल्ले में जो सुरेश रहता है, उसकी जमीन किसी उद्योगपति ने खरीद ली है। अब वो उस पर कंपनी बनाएगा। उसके बदले सुरेश को करोड़ों रुपए मिले हैं। 2 बीघा जमीन में 1 करोड़ रुपए। मुझे तो करोड़ का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, जब कहीं जाकर 200 से 300 कमा पाता हूँ। लेकिन सुरेश इतने पैसों का क्या करेगा? उन पैसों से उसने 5 बीघा जमीन खरीदी है और बचे हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तुम्हारा मतलब 2 बीघा जमीन बेचकर 5 बीघा खरीद भी ली और फिर भी पैसे बच गए और अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। यह तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी जमीन बेच दो। वैसे भी आजकल खेती में रखा ही क्या है। जितनी लागत लगाते हैं उतनी पैदावार नहीं होती। कभी फसल मर जाती है तो कभी कीड़ा लग जाता है। लेकिन गीता, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। वह मेरे पूर्वजों की निशानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं उसे बेचने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हारी सोच अभी भी पहले जमाने की है। दुनिया को देखो कितनी आगे बढ़ रही है और तुम आज भी वही के वही हो। कभी अपने हालात भी देख लिया करो। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो, जब कहीं जाकर 200 रुपए कमा पाते हो और कभी कभी तो वह भी नहीं कमा पाते। कभी बाहर निकल कर देखो, दुनिया में कितने अमीर अमीर लोग हैं। तुम सही कह रही हो गीता। मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा। अगर उनकी नजर में कोई अमीर आदमी हो जो हमारी जमीन खरीद ले, तो इस जमीन को बेचकर हम भी दूसरी जमीन खरीद लेंगे और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेंगे। अगले ही दिन मोहन जमींदार के घर पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, मालिक, अब लकड़ी का काम तो बचा नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ जमीन बेचकर कोई कारोबार कर लूंगा। मोहन, तुम कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? मालिक, वही जमीन जिसको गिरवी रखकर मैं तुमसे पैसे ले गया था। जमींदार अपने मन में सोचता है, मोहन की वो जमीन तो बहुत महंगी है, लगभग 3 करोड़ की। अगर वो जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। मोहन, तुम सही कह रहे हो। तुम एक काम करना, कल मुझे एक बार अपनी जमीन के कागज दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। ठीक है जमींदार जी, मैं कल अपनी जमीन के कागजात लेकर आऊंगा। इतना कहकर मोहन अपने घर चला जाता है। अगले दिन अपने जमीन के कागजात लेकर जमींदार के घर चला आता है। यह लीजिए जमींदार जी, मेरे घर के कागजात। मैंने कागजात बहुत संभाल के रखे हुए थे। यह जमीन तो सरकारी है, कागजों में साफ साफ लिखा है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तुम क्या कह रहे हो मालिक? ऐसा कैसे हो सकता है? यह कागजात मुझे मेरे पिताजी ने दिए थे और पिताजी को दादाजी ने दिए थे। यह जमीन तो हम पर बहुत पहले से है, फिर यह सरकारी कैसे हो सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो कागज पर लिखा है वही तो बता रहा हूँ। कागज पर लिखा क्या झूठ होता है? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो किसी और को दिखा लो। पहले जमाने में कोई किसी की भी जमीन ले लिया करता था। जमीन पानी की तरह मुफ्त में मिलती थी। तो फिर मुझे अब क्या करना होगा? यह जमीन मेरे नाम कैसे होगी? आप कैसे भी करके यह जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। सरकारी जमीन किसी के नाम नहीं होती, उस पर सिर्फ सरकार का ही हक होता है। अगर किसी और को पता चल गया कि तुम्हारी जमीन सरकारी है तो वह सरकार को बता देगा और फिर सरकार तुम्हारी यह जमीन तुमसे छीन लेगी। इसलिए किसी को भी अपनी जमीन के बारे में बताना मत और ना ही किसी को कागज दिखाना, वरना तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जमींदार जी, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप ही कुछ बताइए।
वैसे तो मैं इन सरकारी मामलों में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम सीधे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तुम्हारी यह जमीन मैं ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके केवल 10 लाख रुपए ही दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार को जब भी पता चल गया तो वह यह जमीन मुझसे छीन लेगी। तुम गरीब आदमी हो, इसलिए तुम्हें मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, वरना मैं जमीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वैसे भी सरकार एक ना एक दिन यह जमीन ले ही लेगी। मालिक, आप सही कह रहे हैं। सरकारी चीज का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं। आप यह जमीन ले लो और मुझे 10 लाख रुपए दे दो। जमींदार मोहन से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा लेता है और बदले में वह मोहन को 10 लाख रुपए दे देता है। मोहन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। यह बात सुनकर मोहन की पत्नी के होश उड़ जाते हैं। यह तुमने क्या किया? करोड़ों की जमीन यूं पानी में बहा आए। एक बार मुझसे पूछ तो लेते। उस जमींदार ने तुम्हें पागल बना दिया और तुम उस झूठे की बातों में आ गए। मोहन अपनी पत्नी को लेकर जमींदार की घर की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में सुरेश मिलता है। अरे भाभी जी, क्या बात है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्या बताओ भाई साहब, तुम्हारे भैया जमींदार के पास अपनी जमीन को बेचने के लिए गए थे, लेकिन जमींदार ने इन्हें पागल बना दिया और हमारी जमीन सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली। यह तो बहुत बुरा हुआ भाभी जी। तुम्हारी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे, वो तो मोहन के दादाजी ने खरीदी थी मेरे दादाजी के साथ। सरकारी जमीन के कागजात तो सरकार के पास होते हैं। तुम एक बार मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी जमीन बिकवा देता। मोहन भाई, तुमने यह क्या किया? अब तुम ही बताओ भाई साहब, हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो जमींदार एक नंबर का बदमाश है। हमें गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुरेश दोनों को मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया को सारी बात बताता है और मुखिया जी जमींदार को बुलाते हैं और जमींदार से कहते हैं, लालचंद जी, तुमने मोहन की जमीन को सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली। अरे, तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मोहन से मैंने वो जमीन 10 लाख रुपए की खरीदी है। यह मेरे पास खुद चलकर अपनी जमीन बेचने आया था। मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। मोहन, लालचंद सही कर रहा है। तुम इसके पास जमीन बेचने गए थे। मुखिया जी, मैं जमींदार जी के पास पूछने गया था कि अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो मुझे बताना। लेकिन जमींदार जी ने मेरी जमीन सरकारी बताकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन मेरी वह जमीन करोड़ों रुपए की है। मोहन, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो। तुम जानते भी हो करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है। कभी देखे भी है करोड़ रुपए? तुमने अपनी मर्जी से जमींदार को जमीन बेची है। जब तुम अंगूठा लगा रहे थे तब तुम्हें दिखा नहीं कि तुम्हारी जमीन करोड़ों की है या लाखों की। फिजूल में भले आदमी को परेशान करते हो। जहां तक मैं जानता हूँ, जमींदार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जमींदार जी एक ईमानदार आदमी है। उन पर आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुखिया जी, मोहन एक अनपढ़ आदमी है। जमींदार जी ने धोखेधड़ी से जमीन अपने नाम करवाई है। आप इंसाफ कीजिए। तो अब तुम हमें इंसाफ करना सिखाओगे? तुम देख रहे हो, मोहन ने जमींदार से 10 लाख रुपए लिए हैं। फिर इसमें धोखाधड़ी वाली बात कहां से आ गई? दरअसल गांव का मुखिया अभी जमींदार से मिला हुआ होता है, इसलिए वह जमींदार को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सुरेश एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। वह मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मुझे लगता है तुम भी जमींदार से मिले हो। अरे, तुम दोनों मिलकर मोहन को लूट रहे हो। मैं तुम दोनों पर आईपीसी धारा 420 का केस करूंगा, जो कि धोखाधड़ी के लिए लगाई जाती है। मुखिया समझ जाता है कि सुरेश एक पढ़ा लिखा इंसान है। अगर वह मुझ पर केस कर दिया तो मेरे मुखिया का पद भी छीन जाएगा और जो जेल होगी सो अलग। मुखिया जी अपना पीछा छुड़ाने के लिए जमींदार से कहते हैं, सुरेश भाई, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो इससे हमारे गांव की ही बदनामी होगी। हम इस मसले को यही हल कर लेते हैं। जमींदार जी, मोहन एक अनपढ़ आदमी है। तुम्हें इसकी जमीन वापस करनी होगी। लेकिन मुखिया जी। अरे, लेकिन कुछ नहीं।
तुमने वह जमीन मोहन से धोखाधड़ी से ली है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी मोहन को वह जमीन वापस करनी होगी। ठीक है, मैं मोहन की जमीन के कागजात उसे वापस कर देता हूँ। जमींदार जमीन के कागजात मोहन को वापस कर देता है। इस तरह सुरेश में अपनी समझदारी से मोहन की जमीन वापस करवा देता है।